अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। लेक्चर नंबर आज हमारा 4। आज के लेक्चर की तरफ जाने से पहले कल के लेक्चर में कोई सवाल, किसी का कोई सवाल हो कल के लेक्चर में? प्रीवियस लेक्चर में कोई सवाल नहीं? प्रीवियस लेक्चर्स में कोई सवाल? सब अच्छा है। स्ट्रेंथ कम हो गई आप लोगों की। और इधर जो पीछे बैठे क्या प्रैक्टिकल पेपर हो रहे हैं अभी उनके? अच्छा, उससे पहले ही आ गए? बड़ी जल्दी थी वैसे उनको। चलें ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। बताएं जी, कल के लेक्चर में क्या पढ़ा था हमने? शुरू किया गया था लॉ ऑफ डिमांड, शुरू किया था लॉ ऑफ डिमांड, शुरू किया था हमने लॉ ऑफ डिमांड। और लॉ ऑफ डिमांड क्या सिखाता है? लॉ ऑफ डिमांड सिखाता है रिलेशनशिप बिटवीन, डिटेल रिलेशनशिप बिटवीन, हम इसमें किस चीज़ के एनालिसिस करते हैं? इफेक्ट ऑफ प्राइस ऑन डिमांड। बाकी फैक्टर्स क्यों नहीं? वो तो सर हमने कांस्टेंट रखे थे जब हमने लॉ ऑफ डिमांड को डिफाइन किया था। लॉ ऑफ डिमांड को आपने 3 तरह से डिफाइन किया था। नंबर वन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, यानी डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन। और कैसे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में इसको डिफाइन किया था? इफ प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीजेस, इट्स क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस, और इफ प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट डिक्रीजेस, इट्स क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस। सेटरस पारिबस, ये है वो सेटरस पारिबस कि बाकी चीज़ें नहीं, बाकी सबको कांस्टेंट रखना है, नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट को कांस्टेंट रखना है, और प्राइस और डिमांड का एनालिसिस हम कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद हमने टेबल भी देखा, ऐसे ही था ना। और नंबर 3 पे ग्राफ। चलें ग्राफ ड्रा करवाएं। इधर क्या लिखूं? क्वांटिटी डिमांडेड। इधर क्वांटिटी डिमांडेड आया था, और वाई एक्सिस पे प्राइस। ये है डिटेल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। लॉ पूरा हो रहा है, सेटरस पारिबस। ठीक है, अभी एक कर्व ड्रॉ करने लगा हूँ, उसको मैं नाम दूंगा डिमांड कर्व। इसको मैं नाम दूंगा डिमांड कर्व। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन, कोई शिकायत, कोई परेशानी? सर आज तो आपने लेबल नहीं किया, आपने इसको उसमें नंबरिंग नहीं की, नंबरिंग नहीं की। हाँ, चूंकि उसने सर हमसे बनवाना तो नहीं है ये, उसने हमसे ये नहीं बनवाना, उसने हमसे डायग्राम नहीं बनवाने कि आप बैठ के डायग्राम बनाए, बल्कि वो तो एमसीक्यूज पूछेगा ना आपसे। तो इसमें वो आपसे एमसीक्यूज पूछ सकता है। किस तरह एमसीक्यूज पूछेगा, कैसे एग्जाम में ये टेस्ट होगा, मैं आपको बताऊंगा ये। तो ये है डिमांड कर्व। इससे पहले तो आपने सुना होगा कर्व का मतलब ये है कोई ऐसी शेप। मुस्लिम सर, जी सर, सर पॉज कीजिए। इससे पहले आपने मैथ में शायद पढ़ा हो, कर्व इसको कहते हैं, इसको कहते हैं कर्व, इसको कहते हैं कर्व। इस तरह की शेप होती है, ऐसे ही है। कभी आपने ये कर्व देखा है? देखा हुआ आपने, देखा हुआ। बस इसको आपने नाम दिया था, एक इक्वेशन का नाम दिया था, और वो ये इक्वेशन है। याद है कुछ? स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, यही है ना वो स्ट्रेट लाइन, ये है वो स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ये नेगेटिवली स्लोप्ड है या पॉजिटिवली स्लोप्ड है? नेगेटिव कैसे? नेगेटिव कैसे? कैसे नेगेटिव? नीचे नहीं आ रहा, ये नहीं, ये डिमांड कर्व, ये डिमांड कर्व। अब बताएं, ऊपर जा रहा है। इधर से देखें तो सर ये तो ऊपर जा रहा है,
मैं अगर इधर खड़ा हूं तो फिर ये तो ऊपर जा रहा है, अगर मैं इधर खड़ा होता हूं फिर नीचे, तो कैसे डिसाइड करूं, कैसे डिसाइड करूं? प्राइस के हिसाब से करो डिसाइड। प्राइस ये 1 2 3 4 5, अगर कोई कहता है सर पहले प्राइस थी 5, फिर 4 हो गई, फिर 3, फिर मैं इधर खड़ा हूँ, फिर भी डिसाइड नहीं हो सकता। कैसे डिसाइड करेंगे? इनकम के हिसाब से क्यों, हम तो प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं, हम इनकम का रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं डिमांड के साथ। वो तो नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट है, वो तो फिक्स्ड है, वो तो कांस्टेंट है, उसको तो हमने सेम रखा हुआ है, उसको तो चेंज नहीं करना। तो प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप स्टडी कर रहे हैं। यस मैं बता दूं, बिल्कुल मैं बताऊंगी, इसलिए तो मैं आया हूँ। इकोनॉमिक्स में याद रखें, इकोनॉमिक्स में याद रखें, मैथ के कॉन्सेप्ट अप्लाई आपके नहीं होंगे, इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट होंगे। अगर इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट है ना, तो आपने जो भी डायग्राम या ग्राफ या कर्व शुरू करना है तो इधर खड़े होना है, ओरिजिन से, ओरिजिन से। यानी आप अगर इधर खड़े हैं, ये आप हैं, तो आपके लिए ये अपवर्ड स्लोप है। अगर कोई इधर खड़ा हुआ है उसके लिए डाउनवर्ड स्लोप है। लेकिन दोनों को मैं बुला लूंगा, सर आप इधर आ जाएं, सर आप भी इधर आ जाएं, इधर से देखें, यह है नेगेटिवली स्लोप। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात? इसके बाद हम एक और कर्व पढ़ेंगे, वो भी इससे मिलता जुलता शायद हो, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इस तरह, वो भी स्ट्रेट लाइन। पता नहीं ये कौन सा कर्व है, पता नहीं, शायद इसको सप्लाई कर्व कहते हैं, पता नहीं, मुझे नहीं पता भी, लेकिन हो सकता है। तो इसके लिए भी आपने इधर होके खड़े होना है। क्लियर? तो ये नेगेटिव स्लोप है, और ये भी क्लियर होगा कि हम इधर से इधर खड़े होके देखते हैं कि पॉजिटिव स्लोप या नेगेटिव स्लोप। नेगेटिव स्लोप है क्यों, वजह बताएं, क्यों ये नेगेटिव स्लोप है? क्यों ये नेगेटिव स्लोप है? इनवर्स रिलेशनशिप है बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, इनवर्स रिलेशन, इसलिए नेगेटिव स्लोप है। नेगेटिव स्लोप इसलिए है, ये नेगेटिव स्लोप के रीजन पर है। वाई स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज नेगेटिव, ये नेगेटिव क्यों है, ये नेगेटिव स्लोप क्यों है, ये पॉजिटिव स्लोप सर क्यों नहीं होता, ये नेगेटिव स्लोप क्यों होता है? पहली रीजन इनकम इफेक्ट, दूसरी रीजन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। पहली वजह क्या है? इनकम, दूसरी सब्स्टिट्यूशन। पहली रीजन इनकम और दूसरी रीजन सब्स्टिट्यूशन। सर पढ़ा आप प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप है, लेकिन वजह जो है वो इनकम और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, ये कैसे? ये सवाल आपके जहन में आया था कि सर आप तो प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप बता रहे हैं, लेकिन इसकी वजह आप बता रहे हैं कि नेगेटिव स्लोप बिकॉज ऑफ इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ऐसा क्यों? पूछें, पूछें, सवाल पूछे, सर ये वजह क्या क्यों है, सर ये दो रीजन क्यों है? चले मैं ये दो रीजन एक्सप्लेन करता हूं क्यों वजह ये। मुझे बताएं कि अगर आज मुझे प्रिंसिपल साहब कहें सर आपकी इनकम 10% से हमने इंक्रीज कर दी, 10% से मेरी इनकम इंक्रीज हो गई, तो मेरे पास जो पैसे होंगे वो कितने से बढ़े? 10% से पैसे बढ़े, चीज़ों की प्राइस उतनी ही है। नहीं, चीज़ों की प्राइस नहीं बढ़ी, मैंने सिर्फ पैसे बढ़ाए हैं, मैंने पैसे बढ़ाए। फॉर एग्जांपल मेरी पहले इनकम थी 1 लाख, अब बढ़ के 10% से जब ये बढ़ी है तो कितनी हो गई? 110 प्लस 10 इसमें ऐड करें, टोटल कितना हो गया? 110 हो गया। अब मेरी परचेजिंग पावर 110, ऐसा ही है। इससे मेरी इनकम बढ़ रही है ना। जब मेरी इनकम बढ़ेगी तो चीज़ों की प्राइस उतना ही है, चीज़ों की प्राइस वही है, प्राइस नहीं बढ़ रही।
लेकिन मेरी इनकम बढ़ रही है। इनकम बढ़ने से डिस्पोजेबल इनकम मेरे पास बढ़ गई, डिस्पोजेबल। अच्छा, ये जो लफ्ज़ लिखा हुआ है ना इनकम इफेक्ट, अगर इसके साथ ये लिख देना रियल इनकम इफेक्ट तो वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सर ये रियल इनकम इफेक्ट क्या है? रियल इनकम इफेक्ट भी बता देता हूँ। इससे मेरे पास पैसे बढ़ गए, एक ये रीज़न है पैसे बढ़ने की। एक ये वजह हो सकती है कि मैं रात को सोया, नीचे मैंने रखे हुए थे तकिए के 100 रुपये, और जब सुबह मैं उठा तो मुझे 200 हो गए थे, वो 200 हो गए थे। वो पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। ऐसे बिल्कुल ऐसे पॉसिबल है। बताऊं कैसे पॉसिबल है? 100 रुपये मैंने रखे थे, 100 रुपये मैंने रखे थे, मैंने सुबह लेना था एक 1 एप्पल, और जिसकी प्राइस थी जब रात को मैंने सोना था 100। जब सुबह मैं गया बाजार तो उसकी कीमत थी 50। पहले मैं सिर्फ एक एप्पल परचेज कर सकता था ना, अब उसकी प्राइस हो गई है 50। मुझे बताएं कितने एप्पल परचेज कर सकते हैं? हुआ कि नहीं हुआ? 100 के 200 हो गए कि नहीं हुए? ऐसे हो सकते हैं ना? नहीं आई एग्जाम्पल समझ? नहीं है? एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। सर मेरे पास थे 100 रुपीज़, वो मैंने किसी कंपनी में बल्कि मैंने किसी को लोन दे दिया, मैंने बैंक में जमा कराए। मैंने कहा सर मुझे इस पर इंटरेस्ट चाहिए, इससे मुझे 10% इंटरेस्ट दें। मुझे कितना देगा वो? 110। हराम है? 10 हराम है? हराम है ना? खुद भी जाऊंगा और तुझे भी ले जाऊंगा। मैं कहूँगा 10% दो। 10% दिया, क्या हुआ? इनकम कितने से? 10 रुपये से कि 100 से? 10 रुपये से मेरी इनकम बढ़ी। मेरे पास 100 रुपये था, लेकिन मेरी इनकम कितने से बढ़ी? 10 से। टोटल कितना हो गया? मेरी परचेजिंग पावर क्या हो गई? परचेजिंग पावर ज़्यादा हो गई। इनकम मेरी बढ़ी तो परचेजिंग पावर भी ज़्यादा। इनकम मेरी उतनी ही है, लेकिन परचेजिंग पावर मेरी ज़्यादा हो गई। कैसे? प्राइस कम होने की वजह से, प्राइस कम होने की वजह से, प्राइस कम होने की वजह से। ठीक है, चलें मजीद इसको एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यह फाइनल एग्जांपल होगी इंशाल्लाह, से सब क्लियर हो जाएगा। कोक एंड पेप्सी। कोक की पहले प्राइस थी 100 और इसकी भी थी 100। इसकी प्राइस हो गई, ठीक है, या चले इसको कर दे 50, इसको कर दे 50। मुझे बताएं इसके डिमांड पे क्या फ़र्क पड़ेगा? इसकी हुआ क्या? इसकी प्राइस कम हुई है। इसकी जब प्राइस कम हुई तो डिमांड इसकी प्राइस की वजह से एक तो बढ़ी। लेकिन मुझे बताएं क्या मेरे पास अब इतने पैसे हैं कि मैं एक के बजाय 2 कोक परचेज कर सकता हूं? इसकी क्वांटिटी डिमांडेड अब मैं बढ़ा सकता हूं। ये वो टर्म थी वहां पे, क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड, ये क्वांटिटी डिमांडेड है। अब मैं कितनी क्वांटिटी डिमांड कर सकता हूं? 2। किस वजह से? ये प्राइस कम होने की वजह से। और प्राइस कैसे कम हुई? मेरी इनकम बढ़ गई। अब मेरी रियल इनकम बढ़ गई। ये है वो रियल इनकम, ये रियल इनकम इफेक्ट है। हुई एक्चुअली प्राइस कम है, लेकिन रियल में मेरी इनकम बढ़ गई। अब दूसरे को सर क्या कहते हैं, ये वाली जो अगर सिचुएशन है, इस इनकम को क्या कहते हैं? देख लेंगे, देख लेंगे इसको। लेकिन ये रियल इनकम, ये है रियल इनकम मेरी बढ़ गई। ये मेरे रियल इनकम बढ़ गई थी। ठीक है, यानी 2 तरीके से आप इनकम बढ़ा सकते हैं, एक प्राइसेस को कम करके या फिर इनकम को बढ़ा के। इनकम को बढ़ा के इनकम बढ़ेगी तो फिर इनकम बढ़ेगी, और प्राइस जब कम होगी तब भी इनकम बढ़ जाएगी। प्राइस के कम होने से जो इनकम बढ़ती है उसको हम नाम देते हैं रियल इनकम।
रियल इनकम इफेक्ट किया, रियल इनकम इफेक्ट क्या है, रियल इनकम इफेक्ट की वजह से ये नेगेटिव स्लोप। अब ये साबित करना है, रियल इनकम बढ़ रही है, इसका मतलब मेरे पास परचेजिंग, मेरी परचेजिंग पावर बढ़ रही है ना, परचेजिंग पावर बढ़ रही है, तो मैं क्वांटिटी जितनी पहले परचेज कर सकता था उतनी करूंगा, उससे कम करूंगा या उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा। इसका मतलब ये हुआ इनकम इंक्रीज तो डिमांड इंक्रीज, और इनकम इंक्रीज कैसे, प्राइस की वजह से, कि प्राइस डिक्रीज हुई है, ये भी एक वजह। और दूसरी वजह देखें, दूसरी वजह देखें, जब इसकी प्राइस बढ़ी है, सॉरी इसकी प्राइस जब कम हुई है, तो जो इसके कंज्यूमर थे इसने अपनी डिमांड बढ़ा दी। एक तो इसके अपने कंज्यूमर की वजह से इनकी डिमांड बढ़ जाएगी, और दूसरा पेप्सी के कंज्यूमर भी इधर शिफ्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि प्राइस कम है, प्राइस कम है तो डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। यही तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, यही तो है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम की वजह से भी और सब्स्टिट्यूशन की वजह से भी, कि सब्स्टिट्यूट चूंकि अब महंगी है इसलिए वो किधर आ जाएंगे, हाँ कोक की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, तो कोक की डिमांड भी बढ़ जाएगी। बेसिकली कोक की प्राइस कम हुई है, इसकी डिमांड सब्स्टिट्यूशन की वजह से भी बढ़ी है, इसकी डिमांड लोगों की इनकम की वजह से भी बढ़ी है। प्राइस कम होने की वजह से दो काम हुए हैं। कौन कौन से दो? एक मेरी इनकम बढ़ी है, एक मेरी रियल इनकम बढ़ी है ना, जो चीज़ मैं पहले 100 रुपये की परचेज करता था 50 की मिल रही है, तो अब मैं 2 चीज़ें परचेज कर सकता हूँ। तो प्राइस के कम होने से मेरी रियल इनकम बढ़ गई, और प्राइस के कम होने से अब सब्स्टिट्यूट चूंकि महंगी मुझे मिल रही है, तो मैं क्या करूँगा, सब्स्टिट्यूट खरीदूंगा या फिर इस तरफ शिफ्ट हो जाऊँगा। ये शिफ्टिंग केस की वजह से डिमांड और बढ़ जाएगी, और प्राइस का कम होना, डिमांड का बढ़ना, यही तो लॉ ऑफ डिमांड था ना, यही लॉ ऑफ डिमांड था। तो ये 2 रीज़न है इसके नेगेटिव स्लोप के। क्लियर? सब्स्टिट्यूट वाला दोबारा समझा दूं। कोक एंड पेप्सी है, इसकी प्राइस थी 100 रुपये और इसकी भी प्राइस 100 रुपये थी। अब कोक की प्राइस रिड्यूस होकर 50 हो गई है। मुझे बताएं, जब इसकी प्राइस कम होगी, जब इसकी प्राइस कम होगी तो इसकी अपनी डिमांड बढ़ जाएगी। एग्जिस्टिंग जो कंज्यूमर थे वो अपनी डिमांड बढ़ा देंगे, एग्जिस्टिंग कंज्यूमर डिमांड बढ़ा देंगे। अब प्लस क्या होगा कि लोअर प्राइस विल अट्रैक्ट अदर कस्टमर, अदर कंज्यूमर, और ये अदर कंज्यूमर कौन से हैं? जो कि पेप्सी को परचेज कर रहे थे। मुझे बताएं, आपके सामने 2 चीज़ें पड़ी हुई है और दोनों चीज़ें आप सेम पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, दोनों का मकसद सेम है, जिस मकसद के लिए आप यूज़ कर रहे हैं। अगर एक की प्राइस कम होगी तो किस तरफ जाएंगे? जिसकी प्राइस कम होगी। ह्यूमन साइको है कि दोनों चीज़ें अगर सेम है, दोनों मुझे सेम, ये दोनों मार्कर सेम है, जो मार्कर मुझे सस्ती मिलेगी तो मैं वो परचेज करूँगा, ऐसा ही है ना। या फिर आप कहेंगे सर नहीं, ये ज़्यादा प्राइस में ना कोई तो वजह है, कोई तो वजह है। जो आप देखेंगे आपको पता चल जाएगा भाई कोई इसमें डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम चीज़ें हैं। इसीलिए को हमने इसको सब्स्टिट्यूट कहा है कि एक को छोड़ के दूसरे की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं अपनी सेम नीड को पूरा करने के लिए। तो ये इस प्राइस कम होने की वजह से एक तो इसकी अपनी डिमांड बढ़ गई, दूसरा जो कंज्यूमर उधर से शिफ्ट हो गए वो भी इसके डिमांड को बढ़ाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ बायर्स बढ़ गए ना। अब नंबर ऑफ बायर्स जब बढ़ते हैं तो डिमांड भी बढ़ जाती है। प्राइस कम हो गई, डिमांड बढ़ गई। प्राइस कम हो गई, एक तो हमारी इनकम बढ़ी है और दूसरा सब्स्टिट्यूशन की वजह से सब्स्टिट्यूट गुड्स के जो कंज्यूमर थे वो भी हम इधर शिफ्ट हो गए। जी भाई, क्वालिटी नहीं, देखें ये ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी, बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन आप नहीं जाएंगे फिर उस तरफ, और कुछ थोड़े बहुत लोग वहाँ पे मूव करेंगे तो वो भी शिफ्ट हुए, उसकी वजह से डिमांड भी थोड़ी सी बढ़ गई, लेकिन बढ़ी तो है ना। हम ये तो नहीं पढ़े डिमांड कितनी बढ़ेगी तो हम समझेंगे कि ये नेगेटिव स्लोप है, ये रीज़न है, नहीं ये नहीं पढ़े। हम सिर्फ इतना डिस्कस कर रहे हैं कि क्या इसकी वजह से डिमांड बढ़ेगी या कम होगी।
और डिमांड बढ़ रही है, वो आप देख रहे हैं। यहाँ तक क्लियर? उसके बाद प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस, क्या ऐसे कुछ प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस भी है? थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंस तो है ही कि अगर पेपर में आ गया तो बहुत आसान है, कर लेंगे और पास हो जाएंगे। सर कुछ प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस भी है? बिल्कुल इसकी प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस भी है। नंबर 1 है प्राइस डिटर्मिनेशन। शाबाश, प्राइस डिटर्मिनेशन। क्या आपने कभी सोचा कि मार्केट में प्राइस कैसे डिटरमिन होती है? ये कभी सोचा आपने कि मार्केट में प्राइस कैसे डिटरमिन होती है? मार्केट में कितने लोग होते हैं? कितने लोग होते हैं? नहीं, दो बंदे होते हैं मार्केट में। एक को हम नाम देते हैं बायर और दूसरे को हम नाम देते हैं सेलर। फीस सेंटर वाली एग्जांपल भूल गए आप? उसमें कितने लोग थे? 2। कौन कौन? बायर और सेलर, बायर और सेलर। अच्छा मुझे बताएं, कभी आपने ऐसे किया, आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपने कहा हो कि सर ये चीज़ कितने की है? उसने कहा ये तो 100 रुपये की है। आपने कहा नहीं, अगर 30 की देते हैं तो मैं ले लेता हूँ। आपने तो किया ही होगा कि नहीं किया? कभी ऐसे नहीं किया? इसका मतलब आप अच्छे बायर नहीं हैं। लाजमी नेगोशिएट करें। आप अच्छे इन्वेस्टर तब होंगे जब आप नेगोशिएट करके एक प्राइस एग्री करते हैं, या जितना वो कहते हैं दे देते हैं। हैं? नेगोशिएट करते हैं, नेगोशिएट करते हैं। अच्छा, ये जो नेगोशिएशन है ये क्या है? उसने कहा 100 रुपये, आपने कहा नहीं 30 रुपये। फिर एक कॉमन प्राइस 20 की एक प्राइस जो है वो फिक्स होती है, उस पर दोनों का एग्रीमेंट होता है, ठीक है ये प्राइस कर लें। और भाई आखिर में ये नहीं कहते भाई ना तेरा ना मेरा 50 कर दो, तो शर्मा क्यों रहे हैं? बता क्यों नहीं रहे? तो ये जो प्राइस प्रिवेल करी है, क्या ये सिर्फ बायर की वजह से है? क्या ये सिर्फ बायर की तरफ से है? क्या ये सिर्फ डिमांड की वजह से है? क्या ये सिर्फ सप्लायर की तरफ से है? क्या ये सिर्फ सप्लाई प्राइस है? नहीं, 2 लेक्चर्स के बाद बताऊंगा ये प्राइस डिटर्मिनेशन। लेकिन इतना सुन लें, अब इसे कॉन्सेप्ट में आपको बिल्ड कर रहा हूँ कि सिर्फ डिमांड की वजह से, यानी सिर्फ बायर की वजह से ये प्राइस सेट नहीं होती, सिर्फ सप्लायर की तरफ से ये प्राइस सेट नहीं होती, बल्कि दोनों के नेगोशिएशन से होगी। इसको हम नाम देते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है, इस प्राइस को क्या नाम देंगे? इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्विलिब्रियम प्राइस कौन सी है? जो कि डिटरमिन करता है कौन? बोथ बायर एंड सेलर्स। प्राइस डिटर्मिनेशन क्लियर? यानी ये तो लॉ ऑफ डिमांड पढ़ रहे हैं ना, इसमें हमने प्राइस डिटर्मिनेशन, तो ये सप्लायर के साइड से भी है, सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकता है। सप्लायर के प्रैक्टिकल यानी सप्लाई के प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस में भी ये लिखा हो कि प्राइस डिटर्मिनेशन। अब मुझे नहीं पता, हो सकता है लिखा हो, और लिखा होना चाहिए। नंबर 2 प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है फॉर प्रोड्यूसर। फॉर प्रोड्यूसर्स इन डिसीजन मेकिंग। ऐसा ही है ना, ये लिखा हुआ है। मुझे पता है आप प्रोड्यूसर हैं। सबसे पहले जनरल रूल सुने, प्राइस ज़्यादा होगी तो डिमांड कम, प्राइस ज़्यादा तो डिमांड कम, प्राइस कम तो डिमांड। आप प्रोड्यूसर हैं, प्राइस कम रखेंगे ज़्यादा रखेंगे? ठीक है, प्राइस कम रखें। आप दुकान खोलें, दुकान खोलें, जो आपने 50 की चीज़ परचेज की है 10 में बेचना शुरू कर दें, और कर लें प्राइस कम रखनी है ताकि डिमांड ज़्यादा हो। ठीक है, ऐसे करें, करेंगे कि नहीं करेंगे? फिर क्या करना है आपने? प्राइस ज़्यादा रखेंगे, प्राइस ज़्यादा रखेंगे। आपने 50 की चीज़ परचेज की है, 5000 की बेचेंगे, क्या करेंगे फिर? एक रीजनेबल प्राइस। ये रीजनेबलनेस कैसे इंश्योर करेंगे, कैसे चेक करेंगे कि आपकी डिमांड भी इफेक्ट ना हो लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी भी ज़्यादा हो? मार्केट को देखेंगे हम, मार्केट में वो प्राइस कौन सेट करेगा? कैसे पता चलेगा आपको मार्केट से? जो
हाँ, आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप प्रोड्यूस करें, फॉर एग्जांपल आप खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आप प्राइस क्या रखेंगे? तो मार्जिन कितना रखना है आपने? यही कहना चाह रहे हैं कि सर कॉस्ट प्लस थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन, यानी फॉर एग्जांपल अगर 100 की एक चीज़ है, मैं 120 के बेचूंगा, तो 20 रुपए का मार्जिन आपने क्यों सेट किया? आपने 50 का क्यों नहीं सेट किया? इक्विलिब्रियम को देखेंगे, ये इक्विलिब्रियम कैसे सेट होगा? जहाँ पे मुझे तो नहीं पता सप्लायर डिमांड, सप्लाई क्या चीज़ है मुझे नहीं पता, मुझे तो सिर्फ अब डिमांड का भी पूरा नहीं पता। आप ये देखेंगे कि मैं प्राइस को कितना रिड्यूस करूं कि मेरे डिमांड तो बढ़े लेकिन मुझे नुकसान ना हो। और अगर आपने प्राइस इंक्रीज करनी है तो प्राइस इंक्रीज करें, आप शौक से करें, आपकी चीज़ है, आप ज़्यादा प्राइस चार्ज करें, लेकिन साथ ये भी देखें कि जब मैं प्राइस इंक्रीज करता हूं तो जो मेरा कस्टमर है वो मुंह तो नहीं बनाता कि फ़ौरन से मुंह बना ले, मैंने तो नहीं चीज़ परचेज करनी, जाओ, ऐसे तो नहीं करता। अगर ऐसे कर लेता है और वापस जाता है तो फिर क्या करता है? फ़ौरन भाई ले ले आजा। और देखा है कभी आपने ज़िंदगी में? मुझे ऐसे लगता है जैसे कोई पहाड़ से आए हो आप लोग। कभी कोई चीज़ नहीं परचेज की आपने, अब वो कहता है 200, आप कहते हो नहीं 50, वो कहता है नहीं ऐसा करो 150 दे दो, आप कहते हैं नहीं 70 दूंगा, आखिर में हाँ और मुनासिब कर दें, और मुनासिब कर दें, फिर आखिर में जब आप चलने लगते हैं चलता कहता आजा दे दे 100 रुपये, है ऐसे कि नहीं? उसने प्रॉफिट मार्जिन इसमें भी रखा हुआ है, लेकिन वो ये देख रहा है कि इसकी वजह से मेरी डिमांड कम तो नहीं हो रही, तो वो प्राइस इसलिए से वो ज़्यादा प्राइस क्यों नहीं चार्ज कर सकता? क्योंकि जब ज़्यादा प्राइस चार्ज करेगा तो डिमांड कम हो जाएगी। कभी कभी ऐसे भी होता है प्राइस सुन के फ़ौरन उधर से वापस कहते यार इससे बहस क्या करूं, तो उसने ज़्यादा प्राइस सेट की है। ठीक है, ये वो एग्जाम्पल है, लेकिन मैं यहाँ पे कोट नहीं कर सकता ये क्लास में, ठीक है ना। नंबर 3, ये क्लियर हो गया कि प्रोड्यूसर ने डिसीजन मेकिंग में कि फ्यूचर में मैंने चीज़ें पर अपनी सेल करनी है, प्रोडक्शन करनी है, मैंने किस चीज़ को देख के? डिमांड को देख के और प्राइस को देख के। अगर वो प्राइस ज़्यादा रखता है तो डिमांड कम, कितनी प्राइस रखे फिर जिसकी वजह से डिमांड भी डिस्टर्ब ना हो। फॉर क्या लिखा हुआ है? फाइनेंस मिनिस्टर, यानी गवर्नमेंट। कौन है आजकल फाइनेंस मिनिस्टर? नहीं पता, खैर छोड़े। पर्पस क्या होता है? पर्पस ये है, वहां पे हो सकता है कुछ और लिखा हो, लेकिन मैंने पर्पस लिख दिया यहाँ पे। टैक्स कलेक्शन, गवर्नमेंट का काम क्या है? टैक्स कलेक्शन। प्लस एक और भी है, प्लस मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे सब्सिडी। गवर्नमेंट का काम है टैक्स कलेक्शन और सब्सिडी प्रोवाइड करना। गवर्नमेंट ये कैसे डिसाइड करती है कि मैंने टैक्स कितना लगाना है? भी अब बताएं, शाबाश बताएं। गवर्नमेंट ये कैसे डिसाइड करती है कि मैंने टैक्स ज़्यादा लगाना है, कम लगाना है, लगाना ही नहीं है? सेल्स को देखकर, सेल्स को देखकर टैक्स लगाएं। सर इनकी सेल्स थी 10 मिलियन, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने टैक्स लगाया 7 मिलियन, उन्होंने अगले दिन कारोबार ही बंद कर दिया। बड़ी कंपनी को टैक्स ज़्यादा लगाते हैं तो ये बड़ी कंपनी है, चले इससे ज़्यादा बड़ी कर देते हैं 100 मिलियन, चलो इनसे ले लो 60 मिलियन। ये बड़ी कंपनी वाले आप हैं, आपने 100 मिलियन अर्न किया, घर लेके जा रहे थे, रास्ते में सागदार साहब मिले, सर कहाँ जा रहे हैं? मैं तो घर जा रहा हूँ। कहते हैं पहले ऑफिस तो आए, चाय पीते हैं। चाय के बहाने 60 मिलियन उन्होंने रख लिए। उन्होंने कहा सर कितना इतना भारी जेब है, हल्के होके जाएं ज़रा, क्या एक्सेप्ट करेंगे इसको? उधर ही बैठ जाएंगे। प्रॉफिट को देख के लगाते हैं। आप ये नहीं कह सकते सर किसी चीज़ को देख के लगाते हैं। अब वो चीज़ देखें, चीज़ अगर लग्जरी है तो उस पर टैक्स ज़्यादा लगाओ। अगर चीज़ फॉर एग्जांपल सिगरेट है, वो तो मैं मर भी जाऊंगा नहीं छोड़ूंगा। चीज़ अगर लग्जरी है, फॉर एग्जांपल आईफोन है, गुर्दा बेच का आईफोन परचेज करते हो, उस पर टैक्स नहीं लगाएगा तो क्या करेगा वो?
ताकि इसको डिस्करेज करें। गवर्नमेंट ने किसी चीज़ को अगर डिस्करेज करना होता है ना तो क्या करती है, उसके ऊपर टैक्स लगाती है। ये तो आपने सुना ही होगा ना, कि नहीं सुना ये कभी ज़िंदगी में? कैप्स्टोन कितने का आती है आजकल? छोड़ दे चले। और इस तरह जो नेसेसरीज हैं, ज़रूरत की चीज़ें, ज़रूरत ज़रूरत, उस पर गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं देती है ना। एग्जाम्पल दे शाबाश, यूटिलिटी स्टोर्स सबसे बड़ी एग्जाम्पल। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, शाबाश। सब एक और एग्जाम्पल, एक क्लासिक एग्जाम्पल, सेहत कार्ड भी है प्लस ये मेट्रो भी है, ऑरेंज ट्रेन मेट्रो, बस यहाँ पे आपको सब्सिडी मिल रही है, गवर्नमेंट दे रही है ना सब्सिडी भी। यस। अच्छा मुझे बताएं गवर्नमेंट जिस चीज़ पे सब्सिडी देगी उसकी कीमत क्या हो जाएगी? कम। जिस चीज़ पे टैक्स लगाएगी उसकी चीज़ क्या मतलब, और जब कीमत ज़्यादा होगी तो फिर डिमांड कम हो जाएगी, और जब कीमत कम होगी तो डिमांड। तो बताएं क्या डिमांड को डिटर्मिनेशन के लिए यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर का रोल है कि नहीं? एग्री करते हैं? क्लियर हो गया यहाँ तक मुझे ओके कर दें, फिर आगे चलें। प्रोड्यूसर वाला सब दोबारा समझा दें। प्रोड्यूसर ने अगले साल प्रोडक्शन करनी है कि मैंने इसको डिमांड अपनी कितनी इंक्रीज करनी है, या प्राइस मैंने क्या रखनी है। फॉर एग्जांपल वो उसके पास जो है वो है मैंगो, ये प्रोड्यूसर है। मैंगो प्रोड्यूसर नहीं है, मैंगो की प्रोडक्शन कर रहा है प्रोड्यूसर, ठीक है। और उसने इस साल इसकी प्राइस रखी है 100 पर केजी, 100 पर केजी, ठीक है। अब अगर वो चाहे कि सर 100 पर केजी है, अब मौसम भी है और लोग पसंद भी करते हैं, मैं ऐसे करता हूँ, मैं प्राइस बढ़ा देता हूँ। अभी करंट इसकी डिमांड रखते हैं, बताएं क्या रखूँ डिमांड? डिमांड 120 लोग जो हैं इसको इंडिविजुअल इसको परचेज कर रहे हैं, ठीक है। इसकी डिमांड है 120, इसने प्राइस बढ़ा दी, 200 कर दी। इसने देखा कि डिमांड इसकी कम हुई है, लेकिन लोग तो आम के दीवाने हैं, लोग तो दीवाने निकले। फिर इसने किया, ये तो पैसा आ रहा है, चलो और देखते हैं। जब ये 300 पे ले गया तो डिमांड देखें, डिमांड कम हो गई ना। प्राइस इसने सर यहाँ पे तो प्राइस डिमांड इतनी है, यहाँ पे ज़्यादा, ये देखिए प्राइस बढ़ी है, डिमांड कम हुई है। मैंने क्या कल और आज में ये बढ़ाया ऐसे कि जितनी डिमांड कम हो, जितनी प्राइस ज़्यादा होगी उतने से डिमांड कम होगी, या मैं सिर्फ इतना बताया कि जब प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, और जब प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी। यहाँ तक जो है वो डिमांड कम, ज़्यादा नहीं हुई, ज़्यादा कम नहीं हुई, और इधर तक डिमांड बहुत ज़्यादा कम हुई है। मुझे बताएं, आप अगर सप्लायर हैं, आप अगर प्रोड्यूसर हैं, तो आप क्या करेंगे? प्राइस क्या रखेंगे? 300 क्यों नहीं 300 रखें, ज़्यादा मुनाफा होगा। हाँ, अब सिर्फ 35 लोग आएंगे, अच्छा देखिए, अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें ना तो ज़रा ये देखें, फिगर्स देखें। 100 × 120, 120 लोग आ रहे हैं 1 kg एप्पल लेने। इसको करें ज़रा, 23,000, इसको ज़रा कीजिएगा, शाबाश। किस में ज़्यादा फ़ायदा है? 200 में। देखा प्रोड्यूसर कैसे प्रोडक्शन करता है,
देखा प्रोड्यूसर कैसे करता है? ठीक है, एक और एग्जांपल, एक और एग्जांपल। जी अब बताएं। प्राइस कम हो रही है तो डिमांड, प्राइस कम हो रही है तो डिमांड, प्राइस कम हो रही है डिमांड। बताएं आप प्रोड्यूसर हैं क्या करेंगे, कौन सी प्राइस सेट करेंगे? आप प्रोड्यूसर हैं, आप 70 प्राइस करेंगे, 70 प्राइस करेंगे। कोई और प्रोड्यूसर, शबा भाई क्लास में कोई और प्रोड्यूसर, कोई और मैंगो बेचने वाला? मैंगो ले लो, मैंगो ले लो, 60 की ले लो, मैंगो ले लो। 60 वाले कौन है? 60 वाला है कोई? 60 वाले ठीक है, आप दो 60 वाले। 70 वाले कितने? 70 वाले तो ज़्यादा। 80 वाले कितने? दो, दो, ढाई। अच्छा, दो लोग जो हैं वो 80 वाले भी हैं। अब ज़रा कैलकुलेशन करते हैं, चलें करवाएं कैलकुलेशन शाबाश। 102 कैलकुलेटर निकालें ना, जल्दी करें। 10,400। ये दोनों तो अपना कारोबार बंद करें ना, क्योंकि ये जितना कमा रहे थे अब उतना नहीं कमा रहे। बहुत अच्छे सप्लायर हो आप लोग, बहुत अच्छे। और ये लोग देखें, इन्होंने प्राइस कम की तो डिमांड देखें कितनी बढ़ गई। प्रॉफिटेबल है कि नहीं? बस आपने वो देखना है जिस सौदे में आपको फ़ायदा ज़्यादा है वैसे करना है आपने। ठीक है, ये है प्रोड्यूसर का पॉइंट ऑफ व्यू। अब क्लियर हो गया? जिसने पूछा था क्लियर? कोई सवाल यहाँ तक? सबसे ज़्यादा फायदा तो फिर उसका ही होगा। सबसे ज़्यादा फायदा किसका होगा? इसका ना। सर इसके 185 शॉपर भी तो ज़्यादा हो गया। छोड़े वापस आ जाए, वो मजाक कर रहे थे और वो मजाक कर रहे थे। बस उनका मकसद था कि आप बोर हो गए होंगे सर से। चलें जी, अब क्लास में कोई बच्चा एंटर हुआ, सर जो पढ़ाया ना गलत पढ़ाया है। आप घर गए, आपने देखा हमारी इनकम इंक्रीज़ हो रही है, आपने कहा था डिमांड बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पे तो डिमांड नहीं बढ़ रही। सर प्राइस इंक्रीज़ हो रही है, सर प्राइस इंक्रीज़ हो रही है, मैंने देखा है कि बाबा ने और ज़्यादा चीज़ें ले आए। प्राइस इंक्रीज़ होगी। फॉर एग्जांपल ये मैंगो है पहले 100 और ये 180, बाबा और ज़्यादा ले आए। मैं कहा क्यों? कहते हैं वो उनको बोनस मिला था, उनकी इनकम बढ़ गई थी। तो चेंज इन इनकम है ये इंक्रीज इन प्राइस तो है कि प्राइस बढ़ी है। दूसरी एग्जांपल सुने, सर वो हमारे रिलेटिव में ना वो एक बंदा बीमार हो गया था, हॉस्पिटल में था वो। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि अगर ये इंजेक्शन कहीं से मिल जाता है आपको तो फिर इसकी जान बच सकती है। मैं भागा भागा गया, जिना हॉस्पिटल से मुझे वो इंजेक्शन मिला। मैं जब उधर गया तो मैंने देखा वहाँ पे उसकी प्राइस डबल हो गई थी। मुझे फ़ौरन आपकी याद आई कि सर ने कहा था जैसे प्राइस बढ़े आप अपनी डिमांड कम कर दो। मैंने कहा रखो अपने पास। क्या करेंगे आप? ऐसे करेंगे कि ले लेंगे? यार कीमत जितनी मर्जी हो आप एप्पल ले लो, लेकिन मुझे दे दो, उसकी जान बच जाएगी। ये एग्जाम्पल पसंद नहीं आई। एग्जाम्पल, आप जब गए आपने देखा प्राइस कम हो गई थी, उसने कहा सर दो ले जाएं। आपको नहीं पता सर ने ये भी तो बताया था जब प्राइस कम होगी तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। डिमांड बढ़ गई है, डिमांड बढ़ाओ, दो ले जाओ इंजेक्शन, दो इंजेक्शन ले जाओ। ऐसे करेंगे आप? प्राइस तो कम हो रही है, क्यों नहीं कर रहे भाई? जरूरत नहीं है। और जहाँ पे प्राइस बढ़ी थी उधर आप फिर आपने कहा कि दे दें।
फिर आप कहेंगे सर आपने सारा गलत पढ़ाया था। नहीं, जिधर स्कोप होता है, देखिए इकोनॉमिक्स के साथ एक बदकिस्मती मैं पहले आपको बता चुका, ये साइंस से जैसा सब्जेक्ट नहीं है। जिधर आप कहें 2 + 2 = 4, ठीक है, यहाँ पे मैं एक जगह पे पढ़ाऊंगा आपको 1 + 1 = 11, जो आप साइंस में नहीं पढ़ते कभी। 1 और 1 11, मैं इधर बताऊंगा, ये साबित करूंगा 1 और 1 11 होता है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मैथ के असूल यहाँ पे अप्लाई नहीं होते। तो इसके कुछ एक्सेप्शन भी है, इसकी हमने इंपॉर्टेंस भी तो देखी, इसकी इंपॉर्टेंस भी है, स्कोप भी देखा। अब कहते हैं कुछ एक्सेप्शन है जहां पे ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है। वो सबसे पहले है बेसिक नीड्स या नेसेसिटीज, रोटी, कपड़ा, मकान। ये चीज़ें अगर महंगी भी हो जाए ना, फिर भी आप इसको ख़रीदते हैं, परचेज करते हैं। ये कह देते नहीं अब आज से खाना बंद, ऐसे तो नहीं ना होता, फिर भी खाते हैं, हालांकि चीज़ें महंगी भी होती हैं। ये क्लियर? अगर इनकी प्राइस बढ़ती है, इनकी प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी या उतनी रहेगी, डिमांड कम नहीं होगी। डिमांड में अगर ये लिखो डिमांड चेंज नहीं होगी, कोई मसला तो नहीं। नंबर 2, सर जब मैं स्टूडेंट था एक फ़ोन था 5,000 का मिलता था, पता नहीं वो कौन सा था, लेकिन 5,000 का था। अब जब मैंने क्वालिफाई किया तो उसकी प्राइस हो गई 10,000। आपने कहा था जब प्राइस बढ़ेगी तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, लेकिन जैसे मैंने क्वालिफाई किया, मेरी इनकम बढ़ी, मैंने ये परचेज कर लिया। आपने गलत पढ़ाया था। क्वालिफिकेशन की बात भी मुझे नहीं छोड़ेंगे आप, सर आपने तो गलत पढ़ाया था। मैं कहूँगा इनकम आपकी चेंज हो गई है, आपकी इनकम भी तो बढ़ी है, आपकी इनकम भी तो बढ़ी है, रियल इनकम भी तो बढ़ी आपकी परचेजिंग पावर बढ़ गई। परचेजिंग पावर बढ़ गई तो आप परचेज कर सकते हैं। अब डिमांड के डेफिनेशन में पहले दिन मैंने आपको बताया था 2 कंडीशन है, 2 कौन सी थी? विलिंगनेस प्लस परचेजिंग पावर। अब आपकी इनकम बढ़ी है तो परचेजिंग पावर भी तो है ना, तो चेंज इन इनकम। क्लियर? नंबर 3 जी, अनसर्टेनिटी। अच्छा कुछ भी ना करें, आपकी ज़िंदगी आसान है, जितनी भी एजम्पशन है ना सबको उल्टा दें। उसका रिवर्स है, उसका अपोजिट ही होगा ना। ये नहीं कुछ लोग ऐसे, अच्छा आपको भी पता है आपके घर में ना एक बंदा ज़रूर ऐसे होता है, आप कुछ जितना मर्जी अच्छा करें, उसने ना कोई उसमें कीड़े निकालने होते हैं। अल्फाज अगर मुनासिब नहीं है तो माजरत, लेकिन वो हर बंदा एक ऐसा होता है फैमिली में। तो जो भी लॉ प्रेजेंट करता है ना, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इसको क्रिटिसाइज़ करते हैं। अब क्रिटिसाइज़ करने वाले ने क्रिटिसाइज़ करना ही है, तो हर एक बात पे क्रिटिसिज्म लेके आते हैं सामने, और ये बहुत अच्छा है अगर उसमें इम्प्रूवमेंट आए तो। अब देखते हैं अनसर्टेनिटी अबाउट अनसर्टेनिटी अबाउट प्राइस। सर फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है कि प्राइस इंक्रीज हो, आज की डिमांड बढ़ जाएगी, तो आज तो प्राइस कम नहीं हुई, आज तो प्राइस कम नहीं हुई। लॉ तो ये कहता है जब प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी, ऐसा ही है ना, लॉ ये कहता है जब प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी। आज तो प्राइस कम नहीं हुई, तो आज आपने डिमांड क्यों बढ़ाई है? फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है, फ्यूचर में एक्सपेक्टेड, और ये आपको एजम्पशन में भी आएगा नज़र, और इधर एक्सेप्शन या लिमिटेशन में भी, दोनों जगह पे। क्यों? तो ये तो लॉ ऑफ डिमांड गलत हो गया, ये तो लॉ ऑफ डिमांड गलत हो गया। हुआ कि नहीं गलत हुआ? नहीं हुआ। कैसे? यस सर, कैसे? यस सर, इसके साथ क्या नहीं लिखा हुआ था? क्या इसके साथ ये लिखा नहीं हुआ था लॉ ऑफ डिमांड में?
क्या इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सारी चीज़ों को कांस्टेंट रखो? क्या इसका मतलब ये नहीं है बाकी सारे फैक्टर कांस्टेंट होंगे? क्या ये बाकी सारे फैक्टर्स में नहीं आता है? ये भी तो बाकी सारे फैक्टर्स में आते हैं। लॉ ऑफ डिमांड तो फिर भी ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड ठीक है ना, वो उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसने कहा था कि सर सिर्फ प्राइस और डिमांड का इफेक्ट तो आप देखोगे, लेकिन बाकी चीज़ों को आपने क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। तो कांस्टेंट ही रखा हुआ है, फिर ही बताया हमने जी। नेक्स्ट, हमने पढ़ा था कि अगर टेस्ट या प्रेफरेंसेस चेंज हो तो उसकी वजह से डिमांड चेंज हो जाती है। गर्मियाँ आ रही हैं, गर्मियाँ आ रही हैं, तो अगर कोट और स्वेटर की प्राइस कम हो जाए तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। गर्मियाँ आ रही है, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। गर्मियाँ आ रही है, कोट और उसके हालांकि आप प्राइस कम कर रहे हैं, देखिए आप प्राइस भी कम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसकी डिमांड नहीं बढ़ रही, उसकी डिमांड नहीं ना बढ़ रही। आप प्राइस को कम कर रहे हैं, बावजूद इसके कि प्राइस कम हो रही है, फिर भी उसकी डिमांड, तो ये तो अगेंस्ट लॉ नहीं है। लॉ तो कहता रहा कि जब प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी, ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे डिमांड कम हो रही है। ठीक है, यही तो लॉ की एक्सेप्शन है। एंड मार्क ऑफ डिस्टिंक्शन, आपके पास है एक राडो की स्पेलिंग यही है ना, ये हैंड वॉच, रेस्ट वॉच जो है, रेस्ट वॉच आपके पास ये है, एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव है ना ये। अगर इसकी प्राइस बढ़ती है, इसकी प्राइस बढ़ती है, क्या होगा, इसकी डिमांड कम होगी। लेकिन आपने देखा है इसकी डिमांड कभी कम नहीं होती। आपके पास अगर ये राडो वॉच है तो फिर आप क्या फील करें, कैसे फील कर रहे होंगे उस वक्त? अमीर अमीर फील कर रहे होंगे, अंदर से जो है वो फीलिंग आ रही होगी कि इसकी प्राइस तो बढ़ी है, मैं और ज़्यादा अमीर हो गया। आप उसकी डिमांड और ज़्यादा बढ़ाएंगे। देखिए उसकी, जब आपके पास चीज़ है उसकी डिमांड बढ़ेगी, इसकी डिमांड बढ़, जो आपके पास अपनी चीज़ है। तो जो मार्क ऑफ डिस्टिंक्शन है, जब आपके पास अपनी चीज़ है तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। दूसरी एग्जांपल सुने, किसी के पास रोल्स रॉयस है, बल्कि आपके पास है, आप अंदर बैठे हुए गर्मी में, आपने सुना कि इसकी प्राइस बढ़ गई, उतर जाएंगे कि सर ने बोला था नहीं डिमांड कम करनी है इसकी, ऐसे करेंगे आप? नहीं, आप ज़्यादा इसको वर्थफुल, हाँ फिर समझेंगे आप, इसकी वर्थ जो है वो इसकी और बढ़ गई। फिर जो पास से गुजर सिर्फ रहे थे ना, उसको भी कहोगे दूर दूर से गुजरो, पहले वैसे भी आप हाथ किसी को नहीं लगाने देते थे, अब आप किसी को पास से गुजरने भी नहीं देंगे। ठीक है, तो प्राइस बढ़ी हालांकि उसकी, लेकिन आपके दिल में उसकी डिमांड, उसकी वर्थ भी बढ़ गई। यस, नेक्स्ट बताएं। इसके अलावा भी है, गिवन गुड के अलावा जी, इग्नोरेंस ऑफ द कंज्यूमर, इग्नोरेंस। बिल्कुल भी नहीं, बाइकआउट की वजह से बिल्कुल भी नहीं। मैं ऐसे अच्छी एग्जांपल दूंगा, आपकी एग्जांपल उसके बाद कोट करूंगा। मैं टीचर हूँ ना, आप तो नहीं, ठीक है, एग्जांपल अच्छी थी ये कि बाइकआउट है, कोक की प्राइस अगर आज कम होती है, वेलकम यू बडीज।
अगर कोक की प्राइस कम होती है तो लोग ज़्यादा खरीदेंगे, नहीं बायकॉट कर रहे हैं लोग, हम वो इसराइली प्रोडक्ट परचेज नहीं करेंगे, तो प्राइस तो कम हो गई, डिमांड बढ़नी चाहिए, क्यों नहीं बढ़ रही? इग्नोरेंस है, इग्नोरेंस है। ये भाई की एग्जांपल थी। अब मेरी एग्जांपल सुने। आप हैं तो अमीर घराने से, गाड़ी में बैठे हुए हैं, शीशा आपने नीचे किया, सिर्फ आवाज़ लगाई, 2 किलो सेब भी दे दें, 2 किलो मैंगोज भी, 5 किलो, बल्कि 2 किलो तो कम है, 5 किलो मैंगोज भी दे दें, 5 किलो फलानी चीज़ भी दे दें, ये सारी चीज़ें आपने कहा पीछे डिग्गी में रखवाएं। आपने पूछा प्राइस का, आपने पूछा रेट क्या है, आपने निगोशिएशन की, आपके पास तो बड़े पैसे हैं, आप क्या कर रहे हैं? इग्नोर कर रहे हैं किस चीज़ को? प्राइस को। आपको पता है गाड़ी वाले देख के वो वैसे भी प्राइस बढ़ा देते हैं, ये तो गाड़ी वाला है, इसके पास तो पैसे होंगे, ऐसे करते हैं ना वो, प्राइसेस बढ़ जाती हैं, प्राइसेस बढ़ गई हैं और डिमांड भी, तो ये एक्सेप्शन नहीं है। तो प्राइस बढ़ने से डिमांड भी बढ़ रही है, बढ़ जाती है, तो ये है ना एक्सेप्शन। क्लियर? यहाँ तक कोई सवाल? एक चीज़ रह गई क्या? गिवन गुड्स, गिवन गुड्स, ये इंशाल्लाह कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, और कल कोशिश हमारी है कि कल के साथ ही कंक्लूड भी हो जाएगा, फिर लॉ ऑफ डिमांड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, मैंने आपको असाइनमेंट शेयर की थी ग्रुप में, सारे स्टूडेंट ग्रुप में हैं? असाइनमेंट किया आप लोगों ने? असाइनमेंट मैंने की है शेयर ग्रुप में, ग्रुप में नहीं है तो ऐड करवा लें खुद को, ऐड करवाएं खुद को, ठीक है? आपने डेली बेसिस पे वो असाइनमेंट भी करनी है शेयर, और मैं डेली बेसिस पे वो प्लान आपको शेयर करता रहूँगा। इसके अलावा मैं इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी जो आज हमने पढ़ा वो एक मैसेज में, जिसको मैं गोल्डन स्टेटमेंट का नाम दूंगा, वो रोज़ भेजता रहूँगा, जिससे आपका पूरा जो है वो लेक्चर रिवाइज हो जाए। 1 घंटे का लेक्चर है ना, वो 2 से 3 मिनट में आपका रिवाइज हो जाएगा, ठीक है? उसके की पॉइंट्स जो है वो आपके जहन में बैठ जाएंगे, ठीक है? अच्छा, मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने मैसेज सीन कर लिया, सीन करके मुझे सक्सेसफुली इग्नोर भी किया है, लाइक इग्नोरेंस ऑफ कंज्यूमर? मैं क्या चेक करूंगा? नहीं, मैं ऐसे चेक नहीं करूंगा, मैं जाके वहां पे नहीं देखूंगा, उस पर क्लिक करूंगा, देखूंगा कि भाई का नाम क्या है? उमर भाई ने जो है, मेरा फेवरेट नेम है वैसे उमर भाई ने जो है वो मेरा मैसेज देखा कि नहीं देखा? आप उस पर मुझे रिएक्शन भेजेंगे, ठीक है? जब आप उस पर रिएक्ट करेंगे तो मैं वो आपकी जो है वो प्रेजेंस कंसीडर होगी कि आपने असाइनमेंट की है। यस, ग्रुप में आप सर ग्रुप में कैसे ऐड होंगे स्टूडेंट? ठीक, चल आज जाके उन्हें रिक्वेस्ट करें कि बराए मेहरबानी ऐड कर दें। और कोई सवाल? यस, फोर्थ पॉइंट में प्राइस बढ़ी, हाँ, लेकिन कम भी नहीं करेंगे, कम भी नहीं करेंगे, मेंटेन रखते हैं, उतना ही रखते हैं। प्राइस बढ़ने से उसकी डिमांड कम होनी चाहिए ना, लेकिन नहीं, इसके मज़ीद इसको एक्सप्लेनेशन में ना जाए, बस यही है। और ना वो पूछता, इसलिए मैंने इसको सेपरेटली अंडरलाइन किया। जी, और कोई सवाल? कोई सवाल नहीं? आज के लेक्चर को ख़त्म करें? ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम।